कल के वीडियो में हमने आपके साथ भारतीय संविधान की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया था। उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज में ये दूसरा वीडियो है जो कि भारतीय संविधान की विशेषताओं पर आधारित है। इसमें हम आप देखें कि भारतीय संविधान की कल जो हम लोगों ने विशेषताओं पर चर्चा की थी कि देश में संसदीय शासन प्रणाली है, संघात्मक शासन प्रणाली है, निर्मित, लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। आज उसी श्रृंखला में हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता ये भी है कि हमारा संविधान लचीला एवं कठोर संविधान का मिश्रण है। इट इज अ रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ये कठोर भी है और लचीला भी है। लचीले संविधान, अगर अब दुनिया के संविधानों पर हम लोग दृष्टिपात करें तो ये पाते हैं कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो दुनिया का सबसे लचीला संविधान है। किस देश का संविधान सबसे लचीला है? ब्रिटेन का। अलिखित संविधान कहाँ का है? ब्रिटेन का। विकसित संविधान कहाँ का है? ब्रिटेन का। ठीक है, तो आप देखें दुनिया का सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन का। हमारे संविधान में भी कुछ लक्षण जो है वो लचीले संविधान के हैं। इसके अलावा आप देखें कठोर संविधान, दुनिया के कई संविधान हैं जो कठोर हैं, और सबसे ज़्यादा कठोर संविधानों में अगर हम पूछें कि दुनिया का कौन सा संविधान है जो सबसे ज़्यादा कठोर है तो वो यूएसए का। कहाँ का है? यूएसए के संविधान के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं कि दुनिया का पहला लिखित संविधान कौन सा है, निर्मित संविधान कौन सा है, और अभी हमने ये जो लिखा कि कठोर संविधान वो भी यूएसए का है। तो आप देखें कि हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ही बेस्ट फीचर अपनाए हैं अपने संविधान में, और उसमें आप देखें कि हमने अपने संविधान को लचीला भी रखा है और कठोर भी रखा है। अब एक प्रश्न राइज होता है कि सर ये लचीला और कठोर के विभाजन का आधार क्या है? कोई संविधान लचीला है तो हाउ कैन वी डिफाइन इट? हम कैसे इसकी व्याख्या करें कि ये लचीला है? और अगर कोई संविधान कठोर है तो हम कैसे डिटरमिन करें कि भाई ये जो है कठोर है? तो आप देखें कि हमारा संविधान लचीला या कठोर, इसका आधार होता है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ अमेंड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, की अमेंड कैसे करें, उसको बदलाव कैसे करें। अगर बदलाव का तरीका आसान है तो उसे लचीला संविधान कहते हैं, और अगर संविधान में संशोधन या उसमें परिवर्तन अथवा बदलाव की प्रक्रिया अगर जटिल है तो उसे हम कहेंगे कठोर संविधान। तो आप देखें हमारे संविधान में कुछ ऐसे उपबंध हैं जिनको हम साधारण बहुमत से या 2/3 बहुमत से आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। वहीं कुछ उपबंध ऐसे हैं भारतीय संविधान में जिनके लिए हमें 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो जहां आधे से अधिक राज्यों को भी जोड़ना है, 2/3 बहुमत भी होना चाहिए लोकसभा और राज्यसभा का, तो फिर वो प्रक्रिया जो है कठोर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? कठोर। और कुछ उपबंध ऐसे हैं जिनको हम बिल्कुल साधारण बहुमत से या 2/3 बहुमत से बदल सकते हैं। तो उन उपबंधों को लेकर हम कहेंगे कि हमारा संविधान लचीला है। तो अब हम याद रखेंगे कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर लचीले एवं कठोर संविधान होते हैं, और हमारा संविधान is the best combination of flexibility as well as rigidity, है ना? यानी कठोर और लचीले का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब दूसरी विशेषता पर हम लोग आते हैं कि मौलिक अधिकारों की हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है। ये भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है।
हम आप देखें दुनिया में सबसे व्यापक जो अध्याय है मौलिक अधिकारों का वो भारत के संविधान में है। बहुत बड़ा चैप्टर भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक हमने मौलिक अधिकारों के सभी प्रकारों की विस्तार से जो है व्याख्या की है। चाहे समानता का अधिकार हो, यानी पहले 7 तरह के मौलिक अधिकार थे, फिर 6 तरह के मौलिक अधिकार हुए और पुनः हम 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों पर पहुंच गए, है ना। तो हमें ये जब हम मौलिक अधिकार वाला आपको अध्याय पढ़ाएंगे तो वहाँ विस्तार से सारे मौलिक अधिकारों के बारे में, है ना, चर्चा करेंगे। अब हमें ये देखना है कि हमारा जो मौलिक अधिकारों का अध्याय है उसमें सामाजिक एवं राजनीतिक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। आर्थिक मौलिक अधिकारों को छोड़ दिया गया। किन किन मौलिक अधिकारों का वर्णन है? सामाजिक और राजनीतिक, पॉलिटिकल राइट दिए हैं और सोशल राइट्स दिए हैं। आर्थिक अधिकार जैसे कि आपको रोजगार पाने का अधिकार, इस अधिकार का कोई वर्णन नहीं है। ऐसी सारी बातों को नीति निर्देशक तथ्यों में डाल दिया गया है, लेकिन उनके पीछे कोई न्यायपालिका की शक्ति नहीं है। तो इन दैट केस जाहिर है वो सरकारों की इच्छा पर छोड़ दिया। तो आप देखें मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं, ये भी हमें याद रखना है। यूएसए के संविधान से लिए। कहाँ से लिए हैं हमने? हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकारों को ग्रहण किया है। एक अन्य विशेषता हमारे भारतीय संविधान की है, ये भी प्रमुख विशेषताओं में से एक है कि हमने नीति निर्देशक तथ्यों का अपने संविधान में विस्तार से वर्णन किया है। ये नीति निर्देशक तत्व क्या है? नीति निर्देशक तत्व जैसा अंग्रेजी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इनको बोलते हैं। तो ये अ काइंड ऑफ डायरेक्शंस है, एक प्रकार का कि निर्देशक यानी निर्देशन दिया गया है कि जब केंद्र की सरकार और प्रांतों की सरकारें जब जनता के लिए कानून बनाएं तो इन नीति निर्देशक तथ्यों को जरूर देख करके वो उन कानूनों को अंतिम रूप दें। तो आप देखें भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक विस्तार से जो है नीति निर्देशक तथ्यों की व्यवस्था की गई है। ये भी महत्वपूर्ण अध्याय है। और आप देखें, हालांकि ये प्रश्न उठता है, आगे इस अध्याय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि नीति निर्देशक तथ्यों के बारे में ये कहा जाता है, आलोचक कहते हैं कि ये 9 वर्ष के उपहार या 9 वर्ष की शुभकामना जैसी वस्तु है। यानी नए साल में जब हम लोगों को बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, तो अगला हैप्पी हो या ना हो, लेकिन न्यू ईयर जाता है, हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट इसमें भी सुहावने सपने बुने गए हैं और उनमें कितना क्रियान्वयन हुआ है, कितना क्रियान्वयन नहीं हुआ है ना, ये बहुत कुछ जो है वो छोड़ दिया गया है भविष्य के गर्भ में। लेकिन फिर भी वी आर पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक, हम आशावादी हैं और सकारात्मक हैं। तो इस आधार पर आप देखें कि नीति निर्देशक तथ्यों में बहुत सारे उपबंधों का समय समय पर क्रियान्वयन किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम समान सिविल संहिता की बात कर रहे हैं, कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं। पीछे हमने पंचायती राज व्यवस्था को अनुच्छेद या संविधान संशोधन 73वें और 74वें के द्वारा बाकायदे पंचायती राज व्यवस्था, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में किया गया है नीति निर्देशक तथ्यों में, उसका हम क्रियान्वयन कर चुके हैं। तो ये कहना कि ये केवल नए साल की शुभकामना संदेश जैसी वस्तु है, ऐसा नहीं है, क्योंकि पब्लिक के प्रति सरकारों की अकाउंटेबिलिटी है। तो इन दैट केस सरकारें ज़्यादा इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो हमें आर्थिक अधिकार नहीं सौंपेंगे तो ऐसी कंडीशन में नेक्स्ट इलेक्शन में हम उनको वोट भी नहीं देंगे, है ना। तो इन दैट केस आप देखें नीति निर्देशक तथ्यों को हमारे संविधान में इन्हें अपनाया गया है
और इनके द्वारा जो अगली विशेषता है, लोक कल्याणकारी राज्य का सपना बुना गया। किसका? लोक कल्याणकारी राज। ये क्या होता है लोक कल्याणकारी राज? वेलफेयर स्टेट क्या है? यानी ऐसा राज जो जनता के कल्याण के लिए, लोक माने जनता, कल्याण मीन्स भलाई, उसकी भलाई के लिए अधिकतम काम करने वाला राज्य। तो आप देखें, हमारा राज्य वृद्धावस्था पेंशन बांट रहा है, आप लोगों को स्कॉलरशिप दे रहा है ना, और विधवा से लेकर वृद्धावस्था पेंशन दे रहा है, और तमाम गरीब बच्चियों की मैरिजेज भी करा रहा है, उसमें भी आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। तो और इवन प्रधानमंत्री आवास योजना आदि आदि, इसके द्वारा गरीबों को आवास भी सौंपे जा रहे हैं, शौचालय भी सौंपे जा रहे हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? लोक कल्याणकारी राज। तो आप देखें, हमारा संविधान, देश में संविधान के द्वारा लोक कल्याणकारी राज का जो सपना बुना गया था, वो बहुत कुछ फलीभूत हो रहा है। जो गत सरकारें थी वो उसको लागू कर रही हैं, और वर्तमान सरकार भी इसे आगे बढ़ा रही है। नेक्स्ट है निष्पक्ष एवं सर्वोच्च न्यायपालिका। हमारे संविधान की ये भी एक विशेषता है, और आप देखें इसकी वजह यह है कि हमारे देश में संघात्मक शासन प्रणाली है। तो संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच कहीं बहुत ज्यादा टकराव ना हो, या सरकार के जो दो अन्य अंग हैं, विधायिका और कार्यपालिका, उनमें आपसी भिड़ंत ना हो। तो ऐसी कंडीशन में आप देखें, और जनता के जो मौलिक अधिकार हैं उनको संरक्षित एवं सुरक्षित किया जा सके, इसके लिए आप देखें कि हमारी न्यायपालिका को संविधानविदों द्वारा निष्पक्ष एवं सर्वोच्च बनाया गया है। न्यायिक सक्रियता एक न्यू टर्मोलॉजी जो है चल रही है हमारे संविधान में वर्तमान में, न्यायिक सर्वोच्चता है ना, और न्यायिक सर्वोच्चता के साथ न्यायपालिका की सक्रियता, यानी जुडिशियरी एक्टिविज्म, यानी जुडिशरी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है। तो इन दैट केस आप देखें, निष्पक्ष एवं सर्वोच्च न्यायपालिका हमारे संविधान की एक ये अन्य विशेषता है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक मताधिकार। हमारे संविधान की एक ये भी विशेषता है कि हमने सार्वभौमिक मताधिकार, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, इसके अंतर्गत हमने सभी नागरिकों को बिना किसी जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र, इन तमाम चीजों को छोड़ते हुए, इवन शिक्षा वाला जो मानक है उसे भी हटाते हुए, सभी को मताधिकार प्रदान किया गया है संविधान द्वारा। पहले आप देखें 21 वर्ष की आयु वाले सारे लोग जो है नागरिक देश के, वो वोट करते थे। अब 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको 18 वर्ष कर दिया गया। कितना? कि 18 वर्ष के सभी भारतीय नागरिक जो है वो मतदान में भाग ले सकते। नेक्स्ट आप देखें मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 का में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है 1976 में। कब शामिल किया गया है? यूपीएससी वगैरह में और हर कंपटीशन में इस पर क्वेश्चन आता है। और इस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, पहले 10 थी जब ये जोड़े गए थे, एक मौलिक कर्तव्य और बढ़ा दिया गया है। तो इस तरह आप देखें मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान में जो संख्या है वो 11 होगी। तो हम आप देखें कि मौलिक कर्तव्य और ये तमाम विशेषताओं पर हमने जो चर्चा की है, तो ये सारी विशेषताएं बहुत ही मौलिक हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का आपको आईना दिखाती हैं। ये विशेषताएं आपको संविधान का झरोका दिखाते हुए संविधान के अंदर ले जाती हैं, क्योंकि इनमें जो टर्मिनोलॉजी यूज हुई है वही संविधान के अंदर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आप इसको, इस पर कम से कम आपके बीए और एमए के एग्जाम में 2 प्रश्न अनिवार्य रूप से आने हैं, और इसके अलावा कंपटीशन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है फीचर्स। तो ऐसी कंडीशन में इस प्रश्न को जहाँ से भी
पुस्तकों के द्वारा, लेक्चर्स के द्वारा, वीडियोज के द्वारा आप अधिक से अधिक इस चैप्टर को, भारतीय संविधान की विशेषताओं को तैयार करें, लिखकर तैयार करें और आपके अच्छे मार्क्स के लिए मेरी शुभकामनाएं।